सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विकास आज फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। ये जो कार्यक्रम है ये एक वार्ता है जिसका शीर्षक है पूर्व आधुनिक भारत के प्रमुख सामाजिक आयाम, राष्ट्रवादी, वामपंथी व पश्चिमी नजरिए से। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्व आधुनिक समय है उसमें लगातार आर्थिक विषयों पर बहस छिड़ी रही कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किस तरह के जो परिवर्तन आए या इनको लेकर इतिहासकारों के बीच एक विवाद रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे पीछे छूट गए और उनके बारे में बहस हुई, बात हुई, लेकिन कुछ खास बातें जो आज हम जानेंगे डॉक्टर देवेश विजय द्वारा और उनके साथियों द्वारा, उन बातों को हमें समझकर पूर्व आधुनिक भारत की एक और नई समझ पैदा करने का प्रयास करना है। डॉक्टर देवेश विजय पिछले 30 वर्षों से जाकिर हुसैन में पढ़ा रहे थे। अभी हाल ही में उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया। सर ने पिछले कई दशकों से लेखन का निरंतर कार्य किया, कई पुस्तकें लिखी। सर ने अर्बन और ग्रामीण समाज की तुलनात्मक अध्ययन भी किया और यूरोप पर सर की काफी पकड़ है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति के कई आयामों को पर सर ने जो रिसर्च की है उनको ध्यान में रखते हुए समाज जो सर का अध्ययन का एक विषय वस्तु रही है, क्योंकि सर ने सोशियोलॉजी के कई सारे विषयों को जो है समझा है। तो हम सर को आमंत्रित करेंगे, सर हमें इस विषय में जानकारी देंगे। उसके बाद मिस्टर अरविंद गुप्ता भी हमसे जुड़ेंगे और दूसरे लोग भी इस वार्ता में सहयोग करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर देवेश विजय को कि वो आए और हमें इस विषय से जो है परिचित कराएं। धन्यवाद सर। शुक्रिया विकास। तुम्हारी बहुमुखी प्रतिभाएं हमारे बहुत काम आ रही हैं और मुझे बहुत खुशी है वास्तव में, और स्टूडेंट्स को भी मैं वेलकम करता हूं। तुम हमसे कहीं ज़्यादा भाग्यशाली है ये पीढ़ी, क्योंकि ये एक तरीके से एक नया पुनर्जागरण होने जा रहा है। ये जो ऑनलाइन ज्ञान अर्जन की जो सुविधा और विधा है, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दे सकती है और तुम लोग इसमें उत्तरोत्तर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लोगे। हमारे लिए ये बहुत एक सौभाग्य की बात है, ये शुभकामना भी देता हूँ। और इसी क्रम में हम लोग अभी एक छोटी मोटी कोशिशें अब शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषाओं में, खासतौर पर बहुत काम होने की जरूरत है भारतीय भाषाओं में। और एक अभी ऑनलाइन पर जो सैलाब आया हुआ है जानकार, एक तो मनोरंजन का है, पर ज्ञानवर्धन में भी दो तरह की चीजें हैं जिसके बीच में एक रिक्तता है। एक तरफ तो समाचार और उनका विश्लेषण, करंट अफेयर्स, इस पर बहुत कुछ आज ऑनलाइन उपलब्ध है, और दूसरी तरफ कुछ जो बहुत प्रयोगशील हमारे प्राचार्य हैं, स्कॉलर्स हैं, वो लोग अब ऑनलाइन लेक्चर्स भी कर रहे हैं और डिस्कशंस उनके बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। लेकिन इस अकादमिक एक्सट्रीम और न्यूज़ चैनल्स के बीच में जो एक रिक्तता है वो ये है कि सामाजिक चिंतन को सरल भाषा में जनमानस को और पुष्ट करने के लिए सामग्री बनाई जाए, ये अभी कम उपलब्ध है और खास तौर पर भारतीय भाषाओं में तो बहुत ही कम उपलब्ध है। जैसे आज हम ये दूसरी चर्चा कर रहे हैं इस क्रम में, तो आज हमने विषय लिया है जो सामाजिक आयाम है प्रमुख हमारे राष्ट्र के, हमारे इस भूभाग के। वो आधुनिकता से पहले, कॉलोनियल रूल से पहले उनके क्या विशेषताएं थी और उन पर क्या क्या नजरिए हैं अलग अलग विचारधारा रखने वाले स्कॉलर्स में। सौभाग्य वैसे काफी समय से इस विषय पर डीयू के, जो कि सबसे अच्छे
पाठ्यक्रम माना जाता है हिस्ट्री का, उसमें भी ये टॉपिक्स नहीं था। अभी हाल में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें कुछ पेपर्स इसको लेके अब इंट्रोड्यूस किए हैं। इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, इस तरह के कुछ पेपर्स जो थीमेटिक हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इनमें भी कुछ अभी संवर्धन करने की जरूरत है। जैसे बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में फ्रांस में हुआ था। अनाल्स जो जर्नल है वहाँ का, उससे संबद्ध जो हिस्टोरियंस रहे हैं उनमें प्रमुख नाम है मार्क ब्लॉक और फ्रांसवा ब्रॉदेल। इन लोगों ने जिस तरीके से, जिस समग्रता से कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है, वैसा अध्ययन अभी शुरू हुआ है। अभी वो पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पाया भारत के संदर्भ में। और इसीलिए कई महत्वपूर्ण सवाल जैसे अभी तक पूछे नहीं जाते। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ, उससे तुम्हें अंदाजा होगा। जैसे लॉन्ग टर्म जब हम स्टडी करते हैं सामाजिक ढांचे की, तो सामाजिक ढांचे का मतलब क्या होता है? विभिन्न समूह, जो प्रमुख समूह है किसी समाज में और उनके अंतर संबंध, ये सामाजिक ढांचे का अध्ययन है। उसमें जो हिरार्की है, स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी कि ऊंच नीच है, वो एक प्रमुख पहलू है। लेकिन खाली वो पहलू नहीं है। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं बड़े सोसाइटी में। एक को हम कहेंगे माइक्रो ग्रुप्स और एक होते हैं मैक्रो ग्रुप्स। माइक्रो ग्रुप्स में जैसे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड, फ्रेंडशिप्स इत्यादि, वर्क प्लेस, ये सब माइक्रो ग्रुप्स है। मैक्रो ग्रुप्स होंगे जैसे क्लासेस, जेंडर डिवीजन और एज ग्रुप्स। ये एक कैटेगरी के मैक्रो ग्रुप्स हैं जो कि कई बार सामाजिक चिंतन में जिनको पहचान अलग से नहीं दी जाती, लेकिन वो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनके ढांचे में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे महिलाओं और पुरुषों में, ज्यादातर समाजों में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट रहा है। रिसोर्सेज केवल मटेरियल रिसोर्सेज नहीं होते, यानी कि संपत्ति और आमदनी, वेजेस वगैरह, बल्कि नॉन मटेरियल भी होते हैं। जैसे 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 किस तरह का आचरण महिलाओं पर थोपा जाता है, उन पर बंदिशें किस तरह की लगाई जाती हैं, पुरुषों को उस मामले में कहाँ तक छूट मिलती है। तो ये भी स्टेटस और वैल्यूज का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जेंडर के बारे में हो गया। मैंने क्लासेस बताया, वर्गों में तो खैर तुम्हें पता ही होगा, बहुत रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। और इनके अलावा कुछ और मैक्रो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जिनको अक्सर वो समाज पहचानता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट हो या स्टेबल हो। जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स। ज्यादातर लोगों से पूछो भी आपका वर्ग क्या है, तो भी वो अपनी जाति अक्सर बताते हैं, तो वो उनकी पहचान में है। वो अपने आप को दलित या गुर्जर या वैश्य जाति का बताएंगे, लेकिन साथ में वो प्रोलेटेरिएट में आते हैं या बुर्जुआजी में आते हैं, ये पहचाने उनमें हो ये जरूरी नहीं है। वो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है उन ग्रुप से रिलेटेड है। तो अब हम इस इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड के साथ अब थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि भारत के संदर्भ में, या बल्कि इस पूरा जो साउथ एशिया का भूखंड है, इसमें कॉलोनाइजेशन से पहले क्या प्रमुख विशेषताएं थी सामाजिक ढांचे की। याद रखना, सामाजिक ढांचे से जैसे मैंने कहा कि विभिन्न ग्रुप्स और उनके अंतर संबंध। ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। और माइक्रो में भी दो तरीके के होते हैं, those which are recognized by the community themselves or and those which reflect the differential distribution of resources। इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट एटिक और एमिक ग्रुप्स भी कहते हैं।
तो मैं कह रहा था कि ये इस तरह का अब डीयू के सिलेबस में पहली बार इस तरह के पेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, इग्नू में भी आ गए हैं, जेएनयू में आ गए हैं, और फिर भी कुछ दिखता है जैसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे तक नहीं जाते। हम ये तो अध्ययन करते हैं कि तुर्कों से राजपूत क्यों हार गए, ज्यादातर हारते गए, लेकिन ये एग्जामिन नहीं करते कि जो इस्लामीकरण जितनी तीव्रता से पश्चिमी एशिया में हुआ, उत्तरी अफ्रीका में हुआ, यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया, साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंचा, हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम 750 के आसपास आते हैं और उसके बाद 1192 के बाद ही तीव्रता से तुर्कों का साम्राज्य फैलता है। तो ये 500 साल का करीब फर्क क्यों रहा, ये सवाल अक्सर पूछा तक नहीं गया। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है कि नहीं पूछा गया है कि हमारे समाज में केवल वर्ग भेद ही नहीं था, बल्कि जाति व्यवस्था भी थी, और जाति व्यवस्था में छुआछूत भी थे, अस्पृश्यता जैसी संस्था थी या परंपरा थी। तो उसके खिलाफ कोई विद्रोह हुआ क्या, और नहीं हुआ, कोई बड़े विद्रोह नहीं हुए, तो उसका कारण क्या है? इस तरह के सवालों का अध्ययन सामाजिक ढांचे के अध्ययन में हमें जरूर समावेश करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल्स दिए, इनके क्या जवाब हो सकते हैं, एक तो इस बिंदु पर हमें विचार करना है, और कोई और बिंदु भी अगर हमारे अन्य वक्ता अरविंद जुड़ गए हैं तो वो अगर कुछ कहना चाहें तो उससे हम बात आगे बढ़ाते हैं। अरविंद, हैंड ओवर टू यू। हेलो देवेश। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो सर, सॉरी फॉर हम लोग लेट। हाँ, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तुम अपने विचार रख सकते हो, जो 2 सवाल मैंने रखे उन पर भी, और इसके अलावा अगर कोई और सामाजिक ढांचे के बारे में कहना चाहो तो आप जरूर बताओ। हाँ, मैं इसमें शुरुआत थोड़ा सा जो देवेश ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि अपने यहाँ डिले क्यों हुआ, तो बहुत ज़्यादा तो इतने समय में मैं नहीं देख पाया, पर जो भी मैंने पाया कि उमैयाद ने जब वहाँ टेक ओवर किया, खलीफा बने, तो उन्होंने उस समय तक जो मेन पृष्ठभूमि इसकी है वो ये है कि अरबों का इवन बिफोर मोहम्मद भी उस एरिया का भारत से व्यापार काफी होने लग गया था, क्योंकि यमन जो था वो एक सेंटर था। आज हम सऊदी अरब, मक्का, मदीना, ईरान, इराक को मानते हैं, पर ओरिजिनली ये देखने में आया कि जो यमन था, यमन एक ऐसी जगह थी जहाँ ग्रीक भी थे, जहाँ इंडियन भी थे, जहाँ वहाँ के उस समय के अरबी लोग भी थे, ये सब वहाँ मिलकर व्यापार। और जैसा हमने लास्ट अपने एक इंटरव्यू में करा था कि मानसूनी हवाओं का सहारा लेके ये लोग अफ्रीकन कोस्ट से होते हुए और मालाबार कोस्ट तक आते थे। तो एक चीज तो हमें ये ध्यान में देने की है कि व्यापारिक रूप से काफी आदान प्रदान था उस समय के टाइम में। लड़ाई जनरली 2 कारणों से होती है कि भाई या तो आप अपने साम्राज्य का वो बढ़ाना चाहते हो, सर की आवाज शायद चली गई है टेक्निकल रीजन से। सर तब तक सर जुड़े हैं, तब तक मैं आपसे कुछ एक आध बात कर लेता हूँ। हाँ कि विकास, तुम भी अपने विचार बताओ तो हाँ सर, विषय पर और मुद्दों पर। बिल्कुल सर, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात समझना चाहता था सर। वो हाँ ये हाँ थी कि जब समाज की हम बात करते हैं तो उसमें कौन से जो आयाम है, कौन से जो पहलू हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ समाज का जो स्ट्रक्चर है तो वो जातियों में भी विभाजित है, वर्गों में भी विभाजित है, और इसके अलावा
कई तरह के धर्म भी हैं यहाँ पर, और कई सारे वर्ग संघर्ष और ये सब चीजें हैं, आप जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो हम पूर्व आधुनिक भारत के विषय में जब हम बात करते हैं और समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो समाज के कौन से आयामों को ध्यान में रखकर ये बात की जा रही है? और क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत या मध्य भारत या संपूर्ण भारत की बात की जा रही है, क्योंकि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। तो भौगोलिक संदर्भ में और समाज के कौन से आयाम आप ध्यान में रख रहे हैं इन बातों को करते वक्त, उन पर चर्चा चाहते हैं सर। उसके बाद हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसा मैंने बताया था, जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है, हमारे भूखंड में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो कुछ हद तक हम डाइवर्सिटी के होते हुए इस पूरे भूखंड की चर्चा कर सकते हैं। और इसका जो आज हम हमारे विषय से बहुत जुड़ी हुई बात है, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था साउथ एशिया में पूरे में पाई जाती है, और ये दुनिया के किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो ये हमारा एक यूनिक फीचर है। ये हमारी जो यूनिटी का थ्रेड है, हालांकि बहुत गौरवशाली थ्रेड नहीं है, लेकिन ये पूरे भारत के समूह को जोड़ता है। ये कश्मीर से लेके केरल तक, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, यहाँ तक कि ईसाइयों में भी जाति का असर देखा जाता है। तो जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान के बाहर नहीं देखा जाता। तो ये हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, जहाँ तक क्षेत्र की बात है। तुमने पूछा कि सामाजिक ढांचे में किस तरह आयामों को लेना होता है। हाँ, लिंक वो मैंने, जैसा मैंने कहा था अरविंद भाई, एक विकास ने कुछ सवाल पूछा है, वो मैं बता दूं, फिर तुम अपनी बात जारी रखना। जैसा मैंने कहा था कि सामाजिक ढांचे के अध्ययन का मतलब है कि पहले हमें ये पहचानना है समाज में प्रमुख समूह कौन कौन से हैं और उनके अंतर संबंध क्या है। समूह मैंने बताया दो तरीके के होते हैं। माइक्रो, जैसे फैमिली, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी समाज को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर फैमिली के ढांचे और उसके जो समानताएं या भिन्नताएं अन्य राष्ट्रों, अन्य कॉन्टिनेंट्स की फैमिली से है, उसको समझना चाहिए। माइक्रो ग्रुप में फैमिली के साथ साथ वर्क प्लेस के रिलेशंस, नेबरहुड्स कैसी हैं, विलेज कम्युनिटी कैसी है, ये सब माइक्रो यानी कि फेस टू फेस ग्रुप्स में आते हैं। मैक्रो ग्रुप्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक ढांचे का, जो कि अदृश्य पहलू होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासेस का अध्ययन। क्लास डिविजन्स क्या है, वो जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उनका डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। अलग अलग क्लासेस के कमांड ओवर रिसोर्सेज बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे रूलिंग क्लास कहीं पर सामंती हो सकती है, तो उसका जो शासन का मुख्य जरिया है वो भूमि है। बुर्जुआजी के लिए भूमि नहीं है, कैपिटलिस्ट के लिए धन है। सोवियत सोसाइटी में या कम्युनिस्ट सोसाइटीज में भी रूलिंग क्लास थी, पर वो इंटेलिजेंसिया थी, पार्टी कार्डर्स थे, वो शासन करते थे। तो उनका कमांड का जरिया आइडियोलॉजिकल और पार्टी मेंबरशिप, ठीक है। तो क्लासेस यानी कि डिफरेंशियल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर क्लासेस को भी इसी तरह से देखना होता है। पूर्व आधुनिक काल में मुख्य जो क्लास थी वो पीजेंट्री थी। आज यूरोप में, अमेरिका में पीजेंट्री 2% से भी कम है पॉपुलेशन में। हमारे यहाँ आज भी 50% है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आधुनिकता के साथ पीजेंट्री कम हो गई, लेकिन वो पहले प्रमुख, चाहे वो सर्फ के रूप में हो या फिर इंडिपेंडेंट फार्मर्स हो, वो प्रमुख शोषित समूह था समाज का। इसके अलावा शहरी गरीब होते हैं वगैरह। तो ये सब विभिन्न वर्ग हैं। वर्गों के साथ साथ लेकिन हमें जेंडर, पुरुष और महिला के बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उनका स्टेटस में क्या डिफरेंसेस है, उनके राइट्स में क्या डिफरेंसेस है,
और इसी तरीके से एज ग्रुप्स को भी हमें स्टडी करना चाहिए। कुछ समाजों में बड़े बुजुर्गों की पोजीशन काफी डिफरेंट होती है, बच्चों के बारे में क्या एटीट्यूड है तुम्हें पता होगा। बल्कि फिलिप आरियस एक बहुत बड़े फ्रांस के हिस्टोरियन उन्होंने चाइल्डहुड को लेकर के काफी शोध किया है कि विभिन्न समाजों में चिल्ड्रन को किस तरीके से देखा गया। तो ये सब मेन हमारे गिवन मटेरियल ग्रुप्स हैं। पर इसके अलावा एमिक ग्रुप्स होते हैं जिनको समाज खूब ज्यादा अहमियत देता है पहचानने में, जैसे जातियां, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, या इसके अलावा सेक्ट्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, फासिस्ट, ये भी ग्रुप्स में हम काउंट कर सकते हैं अगर बड़ी मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हो गए एमिक ग्रुप्स। अब इनके जो रिलेशंस हैं, जैसे कि किस हद तक जातियां वर्गों के साथ ओवरलैप करती हैं, यानी कि क्या जो रूलिंग क्लास है वो सारे ब्राह्मण राजपूत सी हैं, या जो सबसे शोषित वर्ग है क्या वो सारे दलित ही हैं, या दलित भी कभी कभी क्षत्रिय बनकर शासक वर्ग में आ सकते हैं। तो यानी कि वर्गों और वर्णों का ओवरलैप है कि नहीं है। तो ये अंतर संबंधों का अध्ययन हो गया। तो इसे हमें सामाजिक ढांचे में देखना चाहिए। अब क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है और बड़ी बातचीत की इसमें जरूरत होगी, ये तो पूरा एक कोर्स की तरह हो गया। आज के डिस्कशन में हमने खाली कुछ बिंदु उठा सकते हैं। उसमें मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि 2-3 हम बड़े सवाल लेते हैं जिनको सामाजिक अध्ययन में ज्यादा चर्चा नहीं की जा रही। उसमें मैंने, आज हम पूर्व आधुनिक काल की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं 2 उदाहरण मैंने दिए। पर इसके अलावा भी आप लोगों के मन में, छात्रों के मन में भी माइक अगर ऑफ कर दीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है प्लीज। कोई और सवाल हो तो आप जरूर जोड़ सकते हैं, उसके बारे में भी हम जरूर बातचीत। पर अब मैं अरविंद को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात पूरी करें, उनका कनेक्शन बीच में हट गया था। हाँ, थैंक्स देवेश। तो मैं ये बोल रहा था कि जो इनिशियली प्री इस्लामिक पीरियड को मैंने स्टडी करा, उसमें देखने में ये आया कि जो व्यापार था उसका एक बड़ा संबंध था बिटवीन द अरब्स एंड द वेस्टर्न कोस्ट स्पेशली। इसके बाद दूसरा एक मेन जो आपने बोला कि भाई उनमें सामाजिक वर्गीकरण क्या था, तो वो मुझे ये देखने में आया कि जो ये अरब का इलाका है ये अधिकतर शुष्क इलाका था। तो यहाँ की जो संस्कृतियां हैं वो कबीलाई संस्कृति हैं। उसमें डिफरेंट कबीले जो हैं वो हेड होते हैं, उनके अंडर में चाहे वो खेती वगैरह तो वहाँ होती कम थी, पशुपालन ज्यादा था। तो पशुपालन है या खेती है या लड़ाई है, और शायद इसीलिए इस्लामिक प्रादुर्भाव बढ़ा भी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अपने नहीं थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन वॉरफेयर, कि भाई कहीं जाएंगे, हमला करेंगे और वहां से लूट के लाएंगे और फिर उन चीजों का व्यापार आगे करेंगे। तो मैंने उस समय के पीरियड का थोड़ा ये स्टडी करा कि व्यापार की आइटम्स क्या होती थी। तो उसमें देखने में आता है कि जो भारत में इंपोर्ट होता था उसमें मेनली अरबी घोड़े और तलवारें, इनके ऊपर ज्यादा जोर था। और जो यहाँ से जाता था उसमें बहुत सारी सुगंधियां, जैसे कि चंदन, कपूर और मस्क, इनका एक्सपोर्ट था। कॉफी का एक्सपोर्ट था, ब्रोकेट यहाँ से जा रहा था, और लेड यहाँ से जा रहा था, और डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी मसाले थे वो सब यहाँ से जा रहे थे। तो इसमें हमें सामाजिक वर्गीकरण में एक ये भी देखना है कि एक तरफ तो वहाँ कबीलाई संस्कृति थी और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो एक विकसित रूप ले चुका था। जैसे कि हम आज की डेट में अगर इसको इंग्लैंड को कंपेयर करें, जो किंग के टाइम में वहां पर था, किंग जॉर्ज विक्टोरिया के टाइम में, कि जो जो सभ्यताएं ज्यादा डेवलप हो जाती हैं उसमें हर काम को
एक अलग वर्ग ले लेता है। जैसे वहां बोलते हैं भाई ये गार्डनर है, ये पॉटर है, ये एग्रीकल्चर करता है, फार्मर है, ये फ्रूट्स का करता है। तो जितनी सभ्यता विकसित होगी उसमें वो वर्गीकरण होना स्वाभाविक है, जो कि भारत में भी होता रहा। कुम्हार अलग हो गए, धोबी, तेली, नाई, सभी लोगों ने अलग अलग हो गए। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि खाली छुआछूत उसका एक हिस्सा है, कि जो लोग मैला ढोने में आए वो छुआछूत की श्रेणी में आ गए, या जो चर्मकार थे वो छूत की अछूत की श्रेणी में आ गए। पर वो बेसिकली इट वाज अ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग क्लास। ये एक चीज देखने में आई। और थोड़ा सा अब इसको आगे चलाएं, आई विल ऑल्सो। हम अब विकास से अनुरोध करते हैं। विकास और कृष्णा से कल मेरी बल्कि बातचीत हुई थी। कृष्णा मुझे जरूर कुछ रोचक बिंदु होंगे, तो आप लोग अपने विचार बताएं इन 2 सवालों पर। जैसे क्या मैं अरविंद सर सवाल ने रिपीट कर दूं? एक मिनट जरा विकास, हम स्टूडेंट से पूछते हैं, वो समझ पा रहे हैं? एक मिनट, और सवाल जी उनको जी क्लियर है? जी मांशु, सर, आप सवाल लोग, आप एक बार रिपीट कर आप, दीजिए शॉर्ट में। अच्छा, हमने बताया ना सामाजिक ढांचे के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आज हमने पूर्व आधुनिक काल में जो 2 बड़ी चीजें दिखती हैं और जिन पर लगता है कम चर्चा हुई है, उनके बारे में हम आज विचार रख रहे हैं। पहला ये रखा, वो सवाल उठाया हमने कि इस्लाम बहुत तेजी से फैला, पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप तक पहुंच गया था, दक्षिणी यूरोप में, स्पेन तक पहुंच गया था, और इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, पूरा मध्य एशिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सारा इलाका बहुत तेजी से इस्लाम फैला। लेकिन हिंदुस्तान में हम ये सवाल तो स्टडी करते हैं कि क्यों राजपूत हार गए, लेकिन फिर ये नहीं पूछते कि 500 साल क्यों लग गए इस्लाम को हिंदुस्तान में साम्राज्य बनाने में, और उसके बाद भी यहाँ पर छुआछूत, अस्पृश्यता के होते हुए इस्लाम 20% से ज्यादा लोगों को के द्वारा नहीं अपनाया गया। तो ये रेजिस्टेंस क्यों मिला? पूरा ईरान, पूरा इराक, ये जो इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, इजिप्ट, ये सब पूरे के पूरे इस्लामीकरण में ढल गए। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल एक बड़ा अहम है, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। हम आज कोशिश कर रहे हैं इसके क्या कारण सुलझा सकते हैं। और दूसरा सवाल हमने लिया था कि अस्पृश्यता जैसी चीज होते हुए भी हिंदुस्तान में शोषितों के बड़े विद्रोह क्यों नहीं हुए आधुनिक काल से पहले? औरंगजेब के अंतिम वर्षों में हमें विद्रोह की ऐसी कुछ शुरुआत दिखती है, लेकिन वो भी दलितों, शोषितों के नहीं थे, जाट जमींदारों इत्यादि के थे। एक सिख विद्रोह खाली है जो कि कहा जा सकता है कि बहुत शोषितों का, जिन्होंने साम्राज्य से लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके पहले ब्राह्मणवाद से भी दलितों का कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। तो उसके क्या कारण है? जबकि हम देखें, अगर ग्रीस में प्राचीन काल में भी दास भी बड़े बड़े रिबेलियंस करते थे, इसी तरह से चीन में पीजन अपराइजिंग्स बार बार होते थे, साम्राज्य पलट देते थे वो लोग। सर ऐसा हिंदुस्तान इससे जी 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 सर, इन सब चीजों को हम जारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि 12-15 पर ये मीटिंग स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूं आप लोगों को 1 मिनट के अंदर। जब ये खत्म होगी उसके 1 मिनट के अंदर आपको दूसरा लिंक आएगा, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर लेंगे, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस क्रम में 1 मिनट हमारा लगेगा। तो जब ये ऑटोमेटिकली कटे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास दूसरा लिंक आ जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट्स। आप उसको प्लीज ज्वाइन कर लें। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। सर ने जैसे कि बच्चों 2 सवाल उठाए हैं, आप सोचिएगा, तब तक आपके पास 2-3 मिनट रहेंगे भी अभी, कि 750 के लगभग 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ, और जो सल्तनत टाइम हमारा जो शुरू होता है इतिहास में, मिडिवल टाइम में, वो लगभग जो है 1206 के आसपास शुरू होता है। तो आप
ये बताइए कि ये जो 500 साल लगे, लगभग 500 साल क्यों लग गए यहाँ पर इस्लामीकरण या इस्लामी सल्तनत बनने में? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? और दूसरा सवाल जो सर ने उठाया था वो ये था कि विद्रोह क्यों नहीं हुए? सॉरी, हाँ, यहाँ पर विद्रोह क्यों नहीं हुआ? जो कृषक विद्रोह या दलित विद्रोह मिडिवल टाइम में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? आपके पास 2 मिनट है, अब ये समाप्त होने वाली है मीटिंग, और हम लोग दोबारा से आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा और इसको हम जारी रखेंगे चर्चा को। जी, विकास, स्टूडेंट से बोलो, उन्हें क्लियर है सवाल? हाँ, क्लियर है आपको ये सवाल? कोई बोले बच्चे? ओके, तो अभी तक तो सर ये खत्म हो जानी चाहिए थी, 45 मिनट्स की थी। अभी ये जारी रखते हैं, देखते हैं जब ये खत्म होगी तो देखते हैं। तुम या हाँ, कृष्णा कुछ कहना चाहो तो तुम लोग। कृष्णा, सर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ एक तो कि जब कृषक विद्रोह या दलित विद्रोह की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये बात आती है सर कि क्योंकि भारत में जो ट्रेडिशन रहा है 10वीं 11वीं शताब्दी तक, वो ओरल ट्रेडिशन काफी हद तक रहा है, और पुस्तकों का जो जिस तरीके से पुस्तकें लिखी जानी चाहिए थी या उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो उस लेवल पर नहीं था। यहाँ तक कि जब हम वर्णों की बात करते हैं तो सर हम देखते हैं कि ऊपर के 2 वर्णों को ही शुरुआत में केवल पढ़ने लिखने की आजादी थी। तो ये जो 10वीं शताब्दी के बाद भारत में कागज का प्रवेश हुआ और चीजें लिखी जाने लगी, पढ़ी जाने लगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि तुर्कों के भारत में आक्रमण के वक्त में काफी सारे जो है विश्वविद्यालयों की जो किताबें थी वो भी जला दी गई। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मेरा एक पॉइंट है कि सामाजिक चेतना जो निम्न वर्गों तक पहुंचनी चाहिए थी, किताबों के माध्यम से या दूसरे उपदेश या दूसरे माध्यमों से, उसमें कहीं ना कहीं जो नीचे के उपाश्रित वर्ग थे वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, तो उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं था कि हमें शोषण हो रहा है। जब आप मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक आप हाथी के बच्चे को जब आप बचपन से एक रस्सी में बांध देते हैं, एक छोटी सी रस्सी में बांध देते हैं, लेकिन वो बड़ा होते होते भी उस रस्सी को खींचता नहीं। वो उसको ये पता ही नहीं होता कि मैं हल्का सा अगर इसको खींचूंगा तो तुरंत टूट जाएगी रस्सी। तो उसको बचपन से ही ये पता है कि मैं बंधा हुआ हूं और मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उपाश्रित वर्गों में भी एक धारणा पैदा कर दी गई एक लंबे समय से, वो चाहे अनचाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर ऐसा किया गया, लेकिन ये इतना शोषण, उनकी जो आप मानसिकताओं की और मेमोरी की बात करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, कि मानसिकताओं में ही वो जड़ पैदा हो गई कि हम ये करने लायक ही नहीं, और शोषण को स्वीकारती हो गई उसके प्रति एक जो है कि ये हमारी जो है पिछले जन्म का, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि पिछले जन्म का हमारे जो कर्म है कि हम इस वर्ण में पैदा हुए हैं, ये हमारे जो पूर्व कर्म है और ये हमें भोगने ही पड़ेंगे। और जो दूसरा इसका कारण मैं देखता हूँ सर कि जो वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के वर्ण हैं उनमें एक एकता का भाव और इन कंपैरिजन टू उपाश्रित वर्गों की ज्यादा देखने में आया है, क्योंकि मतलब राज करने के लिए, यानी कि क्लास में ऊपर रहने के लिए एक दूसरे को ऊपर उठाने की जो प्रवृत्ति है वो जो देखने में ज्यादा रही है। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है कि इनमें निरंतरता का और एकता का अभाव रहा है। तो सर ये इस तरह के कुछ कारण हैं सामाजिक जो मुझे समझ में आ रहे हैं कि मैंने शुरुआत की थी कि पुस्तकों का उन तक नहीं पहुंच पाना, ज्ञान का नहीं पहुंच पाना, चेतना उत्पन्न नहीं होना। दूसरा मैंने जो विषय उठाया था वो ये था कि ये समझ ही नहीं थी कि हम ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाथी के बच्चे का उदाहरण दिया था। तो इस तरह की कुछ दिमागों में जो प्रवृत्ति पैदा हो गई थी उसकी वजह से भी शायद ऐसा हो। और एक दूसरा सवाल सर आया था कि
जी जी जी, एक दूसरा सवाल सर, जो आपने उठाया था कि 500 साल क्यों लग गए, मतलब इस्लामीकरण यहाँ पर बढ़ने में, या 20% जनसंख्या ही केवल क्यों हो पाई? इसके पीछे एक साम्राज्य बड़ा कारण मैं जो साम्राज्य देख के स्तर पर। जी, साम्राज्य के स्तर पर इसके पीछे एक बड़ा कारण मैं देखता हूँ सर कि यहाँ पर भक्ति मोमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो चैतन्य, शंकराचार्य और जो दूसरे वैष्णव बुद्धिज्म का जो 8th सेंचुरी में जो विकास हो रहा था, कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव था कि लोग जो हैं पूर्ण रूप से मतलब प्रभावित नहीं हो पा रहे थे इस्लाम से। और भारत में जो इस्लाम आया वो शुरुआत में उतना निरंकुश नहीं था शायद। और इस तरह के सर कई कारण देखते हैं। भक्ति मूवमेंट का मैं इसमें बहुत ज्यादा असर देखता हूँ कि हालांकि भक्ति मूवमेंट बाद में आया, 12वीं 13वीं शताब्दी में ज्यादा उसके वो प्रसार प्रसार दिखाई देते हैं, लेकिन उसके जो चिन्ह हैं वो सर अगर हम ध्यान से देखेंगे वो 8th 9th सेंचुरी से भी दिखाई देने लगते हैं, जब शंकराचार्य और ये कई सारे जो पीठ स्थापित होते हैं और ये सारी चीजें हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं ये जो हिंदुइज्म और वैदिक सनातन धर्म का जो है कहीं ना कहीं जो है वो असर था लोगों पर, जिसकी वजह से स्वीकारोक्ति नहीं थी नए रिलीजन के प्रति। और ये सारी चीजें सर मैं देखता हूँ, और भी मैं विषय और भी चीजें मैं इसमें जोड़ूंगा। आप कंटिन्यू करिए सर। मैं हाँ, कृष्णा अगर कुछ कहना चाहें। या किसी स्टूडेंट को कुछ जोड़ना हो। एक तो सर आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक हमारी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही है अपने आप ही। तो 45 मिनट की ये होती है, और ये अगर चल रही है तो अच्छी बात है। और अगर ये बीच में खत्म हो जाती है तो मैं आपको 1 मिनट में लिंक भेज दूंगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मेरा आधा ध्यान उसी तरफ था, इस वजह से मैं थोड़ा सा जी। और लोग मेरे ख्याल से जुड़े तो हुए हैं। कृष्णा है लिंक में? हाँ सर, शायद है कृष्णा। कृष्णा, हाँ कृष्णा है सर। कृष्णा भी पढ़ा चुके हैं इतिहास। जी सर, आप अपनी राय बताइए जी चलिए, इस पर। हाँ, मैं एक दो बिंदु जोड़ना चाहूंगा। विकास, तुमने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए और अरविंद ने भी बहुत एक अच्छा प्रकाश डाला। मैं शुरुआत स्टूडेंट्स को इस तरह से जब भी हम इस तरह के ये जो सवाल है, इनके कोई मैथमेटिकल आंसर्स नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हमें ये स्पष्ट मानना चाहिए, ये स्पेक्युलेटिव थिंकिंग है। इनके बारे में मेजर्ड जवाब नहीं दिए जा सकते। और एक ये भी हमें शुरुआत में ही मान लेना चाहिए कि हो सकता है कुछ विद्रोह हुए हो जिनके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसा विकास ने भी कहा, अरविंद ने भी कहा कि नालंदा इत्यादि जला दी गई, तो बहुत सारे हमारे स्रोत आज उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी मोटे तौर पर लगता है कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता के खिलाफ भी बड़े विद्रोह नहीं हुए, बल्कि इसको इतना आत्मसात कर लिया था दलितों ने भी, जिसका बड़ा अच्छा उदाहरण एकलव्य की कहानी है। अब ये महाभारत के समय की है। न केवल अंगूठा मांगा गया एक वीर से, बल्कि उसने काट के फौरन दे भी दिया। और वो अंगूठा देने के बाद पांडवों के लिए लड़ा भी महाभारत में। इतनी निष्ठा थी उसकी। तो ये जो लॉयल्टी का गहरा भाव हमारे यहाँ जो धार्मिकता के कारण या हमारे कहानियों का जो प्रभाव रहा, जैसे तुम्हें पन्ना की कहानी बहुत लोगों को पता होगी कि राजकुमार को ना उसका विरोधी मार दे पालने में, उसको बचाने के लिए पन्ना दाई ने अपने बच्चे को रख दिया था और उसका सर कलब कर दिया उसके चाचा ने, जब वो उसका उत्तराधिकारी को के कॉम्पिटिटर को खत्म करना चाहता था। ये कहानी ज्यादातर लोगों को पता होगी। तो ये जो लॉयल्टी का भाव है, ये काफी सफल रहा हमारा जो ब्राह्मण वर्ग, उच्च वर्ग, सभी जातियों को जोड़ने में। अब इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन उसको नकार नहीं सकते हम।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी ओर विकास ने भी इशारा किया। खासतौर पे भक्ति आंदोलन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, और जो इस्लामी, जिसके कारण विद्रोह नहीं हुआ, और दूसरी तरफ इस्लामीकरण पूरे भारतीय समाज का नहीं हुआ ईरान या इराक की तरह से, उसका भी एक कारण भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन ने बहुत हद तक हिंदू जो शोषित वर्ण और वर्ग हैं उनको भी जोड़े रखने में बहुत योगदान दिया होगा। जैसे रामचरितमानस की बहुत पकड़ है, कृष्ण लीला की बहुत पकड़ है, ये समाज को जोड़े रखती है। तो इसमें हमारे जो कवि वगैरह हुए, तो उनके योगदान को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अब ये नहीं है कि इस्लामीकरण बुरा ही था या हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, हम खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इराक, ईरान, मिस्र की तुलना में, पूरे मध्य एशिया की तुलना में, इंडोनेशिया की तुलना में भारत में क्यों ना केवल पूरे समाज का इस्लामीकरण हुआ, और जो साम्राज्य भी बना उसको काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस था ईरान, इराक, मिस्र की से जब हम तुलना करते हैं। तो उसमें ये भक्ति आंदोलन और जो हमारा कथाओं का जो परंपरा है, उन्होंने काफी जोड़ के रखा समाज को। ये मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण कारण था। जी जी, थैंक यू सर, ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ने से पहले सर मैं एक यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा विषय था, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पूर्व आधुनिक भारत के प्रमुख सामाजिक आयाम, राष्ट्रवादी, वामपंथी व पश्चिमी नजरिए। तो सर ये राष्ट्रवादी, वामपंथी और पश्चिमी नजरिए पर थोड़ी सी आप प्रकाश डाल दीजिए कि जो ये मतलब पूर्व आधुनिक समय में राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं या नजरिए क्या हैं, वामपंथी क्या है, पश्चिमी नजरिए क्या है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब इस पर अब हम आते हैं कि ये प्रमुख नजरिए बहुत सारे क्वेश्चंस में नजर आते हैं। राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो राष्ट्र की एकता और गौरव को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। देखो, ये सब विचारधाराएं हैं, इनको अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कहते हैं। आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक विचार श्रृंखला जो ये बताती है कि राजनीति और खासतौर पर राज्य की जो व्यवस्था है वो किन आदर्शों के लिए काम आनी चाहिए, उसकी नीतियां क्या होनी चाहिए, वो किन आदर्शों को अहमियत दे। तो जो राष्ट्रवादी होते हैं वो राष्ट्र की एकता और उसके गौरव को बहुत महत्व देते हैं, और जो उग्र राष्ट्रवादी होते हैं वो अपने राष्ट्र को हमेशा और राष्ट्रों से बेहतर भी बताते हैं और उनसे युद्ध भी करना चाहते हैं ताकि विस्तार हो सके इत्यादि। तो वो उग्र राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद के खिलाफ एक नजरिया अंतरराष्ट्रीयवाद का है या मानववाद का है। वो मानते हैं कि ठीक है, राष्ट्र वगैरह ये सब इमेजिन कम्युनिटीज हैं और खास तौर पर इनमें कंपैरिजंस नहीं करना चाहिए। हम जहाँ हैं उस समाज की हमें सेवा करनी है। जैसे हम जिस परिवार में हैं, हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि वो परिवार सबसे अच्छा है दुनिया का, लेकिन हमारी निष्ठा उसके प्रति होगी कि क्योंकि हम उसके सदस्य। इसी तरह से हम अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे, लेकिन हम इस चक्कर में ना पड़े कि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं दुनिया की सबसे अच्छी परंपराएं। तो राष्ट्रवाद के दो स्वरूप हो गए, एक उग्र राष्ट्रवाद और एक जैसे गांधीयन राष्ट्रवाद है हमारे देश का। तो बहुत ही सुंदर राष्ट्रवाद है कि हम निष्ठा रखते हैं लेकिन हम और राष्ट्रों से घृणा नहीं करते और ना हम तुलनाओं में पड़ते हैं, ना हम ये दावा करते कि हमारा राष्ट्र सबसे अच्छा है। पर हाँ, हमारी निष्ठा, हमारी कर्म भूमि हमारा राष्ट्र रहेगा। हमें इस झूठ में जाने की जरूरत नहीं कि हर चीज में हम अपने राष्ट्र को सबसे सुपीरियर बताएं। जैसे स्पोर्ट्स में होता है, अगर आप अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं तो आप अपनी टीम को जरूर चीयर करेंगे, लेकिन अगर दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है तो उसके लिए भी तारीफ। और ये झूठा दावा नहीं करेंगे कि हमारी टीम ही हमेशा सबसे अच्छी होती है। इसी तरह से राष्ट्रों के प्रति, तो ये हो गया राष्ट्रवादी नजरिया। वामपंथी नजरिया ये है कि राज्य की नीतियों में सामाजिक बराबरी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। वो इक्वालिटी को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं।
और पहले जो इसके भी कई रूप हैं। मार्क्सवादी जो थे, आज वो ज्यादातर उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है, पर काफी समय तक मार्क्सवादी बहुत प्रभावशाली थे। वो वर्ग संघर्ष को सबसे इम्पोर्टेंट मानते थे और वर्गों को खत्म करके कम्युनिज्म आए, ऐसा ही समाज सुंदर होगा, इसका दावा करते थे। यानी कि वर्ग भेद खत्म हो जाना चाहिए। और जो इतिहास भी वो पुराना बताते थे, उसमें ये मानते थे कि वर्ग संघर्ष हमेशा होता रहता है और वर्ग संघर्ष से ही परिवर्तन भी आता है। कार्ल मार्क्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। अब स्वाभाविक है कि क्लास स्ट्रगल्स तो हर जगह नहीं होती, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कहीं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक लड़ रहे हैं, तो ये क्लासेस की स्ट्रगल थोड़ी है। लेकिन उनका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब समाज बदलता है, उस सेंस में हिस्ट्री, जब बड़े मोड़ आते हैं, वो क्लास स्ट्रगल्स के थ्रू ही आते हैं। तो इसीलिए वो कहेंगे कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्लास स्ट्रगल्स की वजह से, कैपिटलिज्म आया उसमें भी फ्यूडलिज्म में, क्योंकि यूरोप में क्लास स्ट्रगल ज्यादा था, इसलिए कैपिटलिज्म यूरोप में आया, वगैरह इस तरह के वो उनकी व्याख्या होती है। पर आजकल स्वयं मार्क्सवादियों ने भी अपना नजरिया बदल लिया है, पर इक्वालिटी को नहीं छोड़ा। अब वो वर्गों की इक्वालिटी के बजाय जेंडर का इक्वालिटी, आइडेंटिटी ग्रुप्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अपने आप को पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं, कुछ लोग मल्टी कल्चरलिस्ट कहते हैं, कुछ लोग बल्कि लिबरल भी कहने लगे अपने आप को, पर ये गलत उपयोग है लिबरल शब्द का। लिबरल वो लोग होते हैं, ये वो विचारधारा है जो कि व्यक्ति के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिकन रेवोल्यूशन इस चीज को लेके हुआ था, इंग्लिश रेवोल्यूशन इस चीज को लेके हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत इसके लिए थी, हालांकि बाद में उसके अंदर कम्युनिज्म भी बाबत का आ गया था। लेकिन इंडिविजुअल की फ्रीडम, स्टेट से भी और फैमिली से भी, अपनी नेबरहुड से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस खुद ले, उसकी प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस है। ये जो आर्थिक तरक्की हुई है और सुधार तेजी से आए हैं और इनोवेशन बहुत ज्यादा हुआ है यूरोप और अमेरिका में, ये इंडिविजुअलिज्म की रिस्पेक्ट उसका बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि इंडिविजुअल को पर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। राज्य ठीक है, हो जरूरी है, लेकिन राज्य को बहुत सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए समाज में, और खासतौर पे इंडिविजुअल की फ्रीडम कोर्ट्स से, कानून से गारंटीड होनी चाहिए। तो ये लिबरलिज्म है। अब इन नजरियों का प्रभाव इतिहास लेखन में भी दिखता है। जैसे बहुत सारी व्याख्याएं, अब गांधी क्यों अकेले सबसे सफल रहे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, तिलक भी थे, लाला लाजपत राय थे, इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, लेकिन कोई गांधी की तरह से गांवों को जोड़ नहीं पाया, सारे भारत के राज्यों को नहीं जोड़ पाया। अब उसकी व्याख्या जरूरी है, वो व्याख्या की भी जाती है। तो उसमें राष्ट्रवादी नजरिया अलग है, वामपंथी नजरिया अलग है, और ये उदारवादी नजरिया अलग है। और एक और नजरिया भी हो सकता है कम्युनल, कम्युनल राइटिस्ट, ये नजरिया भी है। जिन्ना का जैसे नजरिया अलग था, आरएसएस का नजरिया अलग था, क्यों गांधी सबसे ज्यादा सफल रहे। तो सारी घटनाओं की जो व्याख्याएं हैं, या पूंजीवाद यूरोप में ही क्यों पहले आया। अब इसमें वामपंथी नजरिया, वही जैसे मैंने कहा, हमेशा वो वर्ग संघर्ष से एक्सप्लेन करते हैं कि जो यूरोप का फ्यूडलिज्म था उसमें वर्ग संघर्ष ज्यादा था, उसकी वजह से जो वहां का एलीट है, फ्यूडल एलीट है, उसको इनोवेट करना पड़ा, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा था, तो उससे कैपिटलिज्म को सुविधा मिली। जो उदारवादी नजरिया है, जिससे जुड़े कुछ हद तक मैक्स वेबर एक बहुत बड़े थिंकर हुए, उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म और जो धार्मिक विचारधारा है उसके माध्यम से एक्सप्लेन किया था कि कैपिटलिज्म यूरोप में क्यों आया और जगहों पर पहले क्यों नहीं आया। और इसी यहाँ से पर मैं आपको थोड़ा राष्ट्रवादी हो सकता है, जैसे जर्मन जी फासिज्म का नजरिया था कि हम लोग तो भाई, हमारी तो जाति ही ज्यादा श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ जाति है, तो हम तो सब सारे काम पहले करेंगे। तो ये अलग अलग व्याख्याएं होंगी। हाँ विकास कुछ कह रहे हैं? धन्यवाद सर। सर एक मैं यहाँ पर बात उठाना चाहता हूँ
कि आपने हमें बहुत अच्छे से ये बता दिया कि विचारधाराओं का जो इतिहास लेखन है वो किस तरीके से कार्य करता है, और हमें ये भी पता चला कि किस प्रकार से जो है दुनिया भर में इतिहास लेखन के नजरिए पनपते रहे, बढ़ते रहे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व विकास, तुम्हारी आधुनिक भारत आवाज की चली जो आप गई है। बात, सर मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। सर आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब आई। आप, हाँ हाँ मैं आप सर, मैं ये मैंने ये कहा है कि आपने हमें सब नजरियों के बारे में बताया, सब दृष्टिकोण के बारे में समझाई बात। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि पूर्व आधुनिक समय में जो आपने जो सामाजिक आयाम है उसमें ये विचारधाराएं कैसे काम कर रही थी, यानी कि आप या ये क्या कहती हैं उसके बारे में? यानी कि पूर्व आधुनिक जो समय है सर, वो आप लगभग 18वीं शताब्दी के लगभग का समय मान सकते हैं। उसमें जो सामाजिक चीजें घटित हो रही थी, उसमें ये विचारधाराएं उसके बारे में क्या कहती हैं? मैं इस पर प्रिसाइजली आपसे ये हाँ जानना चाहता हाँ हूँ। हाँ, जैसे हमने ही जो सवाल उठाए, हम लोग जो प्री मॉडर्न में हमने 2 सवाल उठाए। अब राष्ट्रवादी नजरिया ये है कि भाई हम में एकता नहीं थी, जयचंद वगैरह थे, इसलिए हम हार गए। पर वैसे तो हम बहुत शूरवीर थे और हमारे राजपूत, और इसीलिए वो रोक के रखा उन्होंने कुछ हद तक। तो वो दोनों बातों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जो वामपंथी नजरिया है वो जो हमारे यहाँ शोषण था और जो वर्गों का ढांचा था वो उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे वो लोग कहेंगे कि हमारा देश इन आक्रमणों का सामना तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर खाली क्षत्रियों का लड़ने का काम था और दलित वगैरह वो इनसे दुखी थे, उन्होंने कभी साथ नहीं दिया आक्रमणों को रोकने में। पर हमने एक दूसरा सवाल उठाया जो अक्सर, जैसा मैंने कहा, नहीं उठाया जाता, कि इतना धीमा क्यों रहा ईरान इराक की तुलना में इस्लामीकरण यहाँ पर। तो उस पर हमने जो एक जवाब दिया है वो तो ये है कि ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में और खासतौर पे भक्ति आंदोलन के बाद समाज को शोषण के बावजूद जोड़ लिया था, तो ये हमारा हो गया एक उदारवादी नजरिया। अब ये जो राष्ट्रवादी हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से कहेंगे। हालांकि जैसा मैंने कहा ये सवाल उठाया नहीं गया, तो इन विचारधाराओं ने कोई जवाब नहीं दिए हैं। जब सवाल ही नहीं उठाया गया तो इनके जवाब हमें नहीं पता, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि राष्ट्रवादी अक्सर अपनी कमियों को नहीं मानते हैं। वो बल्कि ये कहते हैं कि यहाँ पर तो जातिवाद एक्चुअली था ही नहीं। ये जो उल्लेख है ऋग्वेद का अंतिम जो सूक्त जो सौमंडल जी ऋचा है उसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मणों का जन्म हुआ आदि पुरुष के मस्तक से और शूद्रों का जन्म हुआ पैरों से इत्यादि। वो सबको पता होगा, इतिहास के छात्रों को भी। तो वो ये मानते हैं कि ये लेकिन कर्म से जाति बनती थी और कोई बहुत ज्यादा शोषण नहीं था, जन्म से खाली सबकी जाति डिसाइडेड हो ऐसा नहीं था, ये तर्क दिया जाता था। अब मैं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। जैसा मैंने अभी एकलव्य का उदाहरण दिया, तो बहुत ही एक मतलब कारुण्य है उत्पन्न करता है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म क्योंकि हुआ ट्राइबल था वो जन्म से, तो इसलिए उसको वीर होते हुए भी वो उठ ना पाए, क्षत्रिय वीरों को स्पर्धा ना दे पाए, उसका अंगूठा मांग लिया गया। तो ये शो करता है कि नहीं। और एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है, अभी मैं अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं पर मैं एक बात बस पूरी कर लूं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वर्ण संकर का उल्लेख गीता में बहुत है। गीता भी महाभारत का हिस्सा है और गीता की एक बहुत बड़ी चिंता है। बार बार कृष्ण कहते हैं कि अगर अंतर जातीय विवाह होंगे और उन अंतर जातीय पुरुष नारी के संबंधों से संतानें पैदा होंगी तो समाज वर्ण संकर हो जाएगा। वो बहुत उसका विग्रह होने लगेगा, उसमें बहुत अराजकता आ जाएगी। तो ये भी शो करता है कि
क्लियरली कि जातियों में ही विवाह होना चाहिए, और अगर ये है तो फिर वो जन्म से ही जाति को मान भी रहे हैं। और एक और चीज है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम लड़ो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना। अब तो करता है कि जन्म से वो, क्योंकि अर्जुन जन्म से क्षत्रिय है। आज जिस समय वो युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बहुत असमंजस में थे कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो कृष्ण उससे कहते हैं कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना। तो ये भी शो करता है कि जाति और जन आधारित जाति व्यवस्था उस समय थी। अरविंद, जी तुम कुछ शायद जी। कह रहे हाँ थे। अरविंद सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। इसमें देवेश, जो आपने एकलव्य का उदाहरण दिया, कई बार क्या होता है, किसी भी चीज को समझने के लिए हम आज के समय में उसके उदाहरण समझना चाहते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि भाई पुराने समय में ये था तो शायद पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। तो आज के मॉडर्न समय में हम समझ सकते हैं, इफ यू कंपेयर इट विद द जापानीज सोसाइटी, वहां तो ये कोई ट्राइबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर देश के लिए प्राणों को देना एक गर्व की बात मानी जाती थी। आज भी हम वहाँ कामाकाजी और वो सुनते थे कि भाई पर्ल हार्बर के लिए जिन लोगों ने उड़ान भरी, उनको ये मालूम था कि भाई हमें लौट के नहीं आना है, हमें जान देनी है इसी उड़ान में। तो वो कोई एक अलग चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें ये फील कर रहा हूँ कि जो कम्युनिज्म की वजह से हर चीज हम उसको वर्ग संघर्ष में या जाति प्रथा में तोड़े जा रहे हैं, जबकि इसमें संस्कृति का नाम बहुत कम आ रहा है। हम इसको ढंग से सोचें तो धर्म, वर्ग, वर्ण, इन सब से ऊपर संस्कृति है, और जो आपस में इंटरेक्शन है सोसाइटीज की इन कंट्रीज और प्लेसेस, वो रादर संस्कृतियों का संघर्ष है। अगर हम इसको इस ढंग से सोचेंगे तो शायद वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक पैमाने में हम फिट करना चाहते हैं। अगर हम पुरानी भारतीय संस्कृति को देखते हैं, जो तुम्हारे प्रश्नों का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्तर दे पाती है, कि भाई वो एक कर्म के अनुसार जातियां बन गई, कि भाई क्षत्रिय ने लड़ना है, किसान ने उपज पैदा करनी है, ब्राह्मण ने शिक्षा लेनी है और देनी है, और जितने भी इसमें मर्केंटाइल जो हैं वो अपने, उन्होंने वैश्यों ने व्यापार करना है। तो वो एक कार्मिक डिवीजन है, और वो डिवीजन जिस भी संस्कृति में है वहां हम उसको वर्ग संघर्ष नहीं मान सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि भाई एक पुराने, जब हम मैनर को देखते हैं, इंग्लैंड के मैनर को, तो उसके यहाँ कम से कम 50 तरीके के एम्प्लॉय होते थे। और सेम चीज जब हम आईसीएस और आईएएस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो कहीं पर मैंने उसको पढ़ा है कि जनरली 40 से 50 डिफरेंट जॉब्स होती थी एक आईएएस के नीचे। ये दरबान है, ये घोड़े को खिलाएगा, ये जानवर पालेगा, ये गार्डनिंग का काम करेगा। तो वो वर्क कल्चर है, उसी वजह से उनमें कभी संघर्ष थोड़ी सुनते हो कि भाई वो आईएएस के नीचे एक कुक ने किसी को मार दिया कि भाई रोज खाना मैं क्यों बनाऊं, या कोई कहे जी मैं रोज फूल पौधे क्यों लगाऊं। वो सबको एक अलग अलग काम मिला हुआ है, सब अपने अपने उस काम के हिसाब से संतुष्ट हैं। तो कहीं मेरे को एक चीज इसमें जरूर ये मानना चाहिए कि हमें संस्कृतियों पे जोर देना चाहिए। जब हम इसमें शुरू में प्री इस्लामिक बात करते हैं, वहां भी दो संस्कृतियों का मेल है। भारत जो उस समय एक काफी हद तक परिष्कृत संस्कृति थी, एक, मैं अभी नाम यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, एक एएमयू के मिस्टर निजामी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, राइज ऑफ सोसाइटीज, मैं उसका नाम दे दूंगा अलग से। तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो शुरू शुरू में जब मोहम्मद बिन कासिम के समय में भी, और उससे पहले हारून उल रशीद के समय में, इंडिया से कुछ ग्रुप गए, उन ग्रुपों में एक पंडित भी थे। तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि वो जो एक मेन बुक थी भास्कर भट्ट की, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर थी, उसका उन्होंने वहां तर्जुमा कराया, और उसके थ्रू ही उन्हें पहले पहल मालूम चल पाया कि भाई ये जो ग्रह और एस्ट्रोनॉमी है,
ये क्या है, और जितनी भी इवन जो बेसिक संख्याएं हैं उन संख्याओं को उन्होंने जाना, क्योंकि बाद में यूरोपियंस ने अरब से वो सीखा, इसलिए वो उसको अरेबिक न्यूमरल बोलने लग गए, जबकि वो सब भारतीय न्यूमरल हैं। और हम सब कई बार उसको अतिवाद में कह देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, वो तो सब डेवलप थे, ये थे। तो उसमें क्लियरली आया है, मैं उसका आपको रेफरेंस दूंगा, कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इवन मेडिसिन, इनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब का वहां पर स्टडी की गई और उनसे काफी कुछ उसमें फर्क आया। यहाँ तक कि हारून उल रशीद के हाँ बोलो। जी 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 सर, मैं आपसे एक बीच में माफी चाहता हूँ, मैं बीच में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आपने जैसे एक बात उठाई थी अभी कि जो भारतीय वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी, ये आपने एक सवाल उठाया। इसमें सर एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि क्षत्रियों का धर्म था लड़ना, ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, वैश्यों का जो है वो कृषि कर्म करना कभी कभी, और व्यापार करना। लेकिन जो ये सर ये चौथे वर्ण की जब हम बात करते हैं, इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इनका जो कार्य होता था, जैसे मेलन होना और चर्मकार करना, तो वो हो सकता है कुछ लोग मजबूरी में और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए करते हों, लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, मान लीजिए, और उनके बच्चे कुछ और कार्य करना चाहें, तो तब भी उनको रोक दिया जाता था, या वो पढ़ना चाहें, या फिर वो युद्ध में जाना चाहें, या शिक्षा ग्रहण करके वो एक शिक्षक बनना चाहें, मान लीजिए उनमें वो प्रतिभा है और उन्होंने, तो वो सर उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये शायद उनको रोका गया है, जो इतिहास में बताता है। नहीं, मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम इसको मेला ढोने और अस्पृश्यता को ज्यादा हम बोल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ये जो देन है ये मॉडर्न टाउनशिप की देन है। गांव में तो आज भी जाते हो आप तो मेला ढोने की प्रथा नहीं है, वहां जंगल जाया करते थे लोग, वहां मेला ढोने वाली कोई नहीं थी। सफाई का मतलब है वो सफाई कर रहा है, सफाई तो मान लो हम अपने घर में मदर या सिस्टर कर रही हैं। ये तो तथ्यात्मक स्तर पर गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं, बताओ आप मेला ढोने का गांव में कब? मैं उदाहरण देता हूँ। कुछ गांव के अध्ययन अंग्रेजों ने, जैसे एक फ्रेजर फैमिली थी जिन्होंने ये करीमपुर उन्होंने नाम दिया था उस गांव को, ये 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में अध्ययन किया उन्होंने। और उनकी फिर एक डॉटर जो है स्टूडेंट वास्ले, वो फिर 80s में 90s में कई बार आई, तो वो लॉन्ग टर्म स्टडी है, तो उसमें ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, आप खुद ही उसमें बोल रहे हो। और मैं और पुराना उदाहरण देता हूँ। 1848 में केसिंगर ने जब ये पंजाब जीता था अंग्रेजों ने, तो वहां के गांव का बड़ा डिटेल्ड अध्ययन है, उसमें कितने लोग क्या काम कर रहे हैं वो सब पूरी डिटेल है, क्योंकि उन्होंने वो सर्वे शायद किया होगा, तो उसको उठाकर केसिंगर ये एक बहुत अच्छा अध्ययन हमें मिलता है। तो उसमें भी हमें दलितों की जो स्थिति है वो साफ दिखाई देती है। तो ये नहीं, आप उसको... और भी बहुत सारे, और एक देखो, एक मेरे ख्याल से मोटी बात यह है कि वर्क डिवीजन तो हर सोसाइटी में होता है, लेकिन अगर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को अलग अलग स्टेटस दिया जाए, वो भी वैसे सब सोसाइटी प्री मॉडर्न में होता था। ये मॉडर्निटी ने खत्म किया है कि जो हैमबर्गर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उसमें लीगल और स्टेटस में उनका कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इनकम का डिफरेंस खाली हो। लेकिन उससे पहले का जो समाज है वो सारे ही स्टेटस भी डिफरेंट देते थे, ये यूरोप में भी था। पर हमारे यहाँ विशिष्टता खाली ये कि वैवाहिक संबंध पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड थे विद इन कास्ट, और वो भी विद इन सब कास्ट। वर्ण तो बड़ी कास्ट है, उसमें भी जो सब कास्ट है उनमें ही आपस में वैवाहिक संबंध है। एक तो ये हमारी यूनिक फीचर है, और दूसरा बड़ा एक तीखा ऊंच नीच का भाव था विद इन सब कास्ट में। यहाँ तक कि दलितों में भी जो वाल्मीकि हैं उनको ज्यादा गिरा हुआ मानते हैं जाटव, जो कि चमड़े का काम करते हैं, और उनको भी उनमें भी जो उनसे सबसे नीचे मानते हैं चंडालों। तो दलितों में भी आपस में ऊंच नीच है बहुत ज्यादा। तो ये जो ऊंच नीच की जो एक भावना हमारी जात
व्यवस्था में है वो जाति व्यवस्था को अलग करती है। स्टेटस ग्रुप्स तो प्री मॉडर्न टाइम्स में जापान में भी थे, जापान में भी बल्कि एक अनटचेबल कम्युनिटी होती थी, मैं उसका भी नाम भूल रहा हूँ, स्टेटस ग्रुप्स होते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक विकृति ये थी कि ऊंच नीच का भाव सब कास्ट में बहुत ज्यादा तीखा था। पर एक अच्छी बात भी थी हमारी जाति व्यवस्था में, जो मैं कह रहा था कि हम लोगों का इस्लामीकरण यहाँ पर उस तरह से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो शोषण कह लो या जो विभाजन था वो क्रूर हिंसा पर आधारित नहीं था। हमारे यहाँ धार्मिक और वैचारिक आत्मसात इतना कर लिया गया था इसको, कर्म का जो सिद्धांत है किसी वजह से भी, कहीं हमारे प्रारब्ध से हम बने हैं जो बने हैं, लोगों ने स्वीकार कर लिया था। हिंसा नहीं थी, जैसी कि ग्रीस में, रोम में भयंकर स्लेव्स भी रिबेलियन करते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत हिंसा करनी पड़ती थी। ये हमारे यहाँ नहीं था। और यही वो उस दूसरे सवाल को भी हल देता है कि भाई वो इतना स्लो क्यों रहा, क्योंकि ये जो समाज है आपस में जुड़ा हुआ जाता था। चाहे खाली क्षत्रिय लड़ते हो, लेकिन गृह युद्ध नहीं हो रहे, लार्ज स्केल जब रिबेलियंस नहीं हो रहे थे, तो वो इसको भी हेल्प करता है एक्सप्लेन करता है। क्योंकि जो ब्राह्मण जो कथाएं हैं, ब्राह्मण श्राप दे देगा, जो मर्जी कहो, वो आज हमें वैचारिक स्तर पर, जैसा तुमने सही कहा, हर चीज को हमें एनाक्रोनिस्टिकली यानी कि आज के मापदंडों से नहीं नापना चाहिए। तो आज हमें गलत लगता है कि ब्राह्मणों ने ऐसी कथाएं बना के क्या लोगों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो हम आज के मापदंड से कह रहे हैं। ब्राह्मण खुद भी तो उस विचारधारा के कारण बहुत ज्यादा सात्विक जीवन जीते थे, तप करते थे वगैरह वगैरह। तो वो उसको हमें खाली ये नहीं देखना चाहिए कि शोषण कर रहे हैं, पर जो भी है, ये जो समाज है वैचारिक स्तर पर ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसमें ना विद्रोह बहुत ज्यादा थे, ना क्रूरता बहुत ज्यादा थी, जैसे कि और यूरोप वगैरह में, चाइना में हमें दिखती है, इस्लामी समाज में हमें दिखती है। बहुत ज्यादा हिंसा वो हमें ज्यादा नजर नहीं आती। यहाँ तक कि जो बौद्धों और ब्राह्मण एलीट का जो कंपटीशन हुआ, उसमें भी कहीं भी इस तरह के युद्ध नजर नहीं आते हैं। और ऑफ कोर्स जौहर वगैरह इस तरह की स्थिति, हमारे पुराने युद्ध शाम को तो युद्ध खत्म कर देते थे, एक दूसरे को जी सर, आक्रमण करना तो धोखा दे दूर की बात है। तो ये एक समाज के सकारात्मक पहलू भी थे, पर हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये ऊंच नीच का भाव कुछ ज्यादा। जी धन्यवाद सर। मैंने जी बताइए सर, बताइए। हाँ, बस इसमें मैं एक दो छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो जो मैंने बोला कि भाई हम वर्ग, धर्म और इन सब चीजों से ज्यादा हिस्ट्री को पढ़ते हुए हमें संस्कृति वर्ड पे जोर देना चाहिए। हाँ, ये जो संस्कृतियां हैं वो फर्क हैं। आज हम अपना फायदा उठाने को, अगर मुझे धर्म बेच के फायदा हो रहा है तो मैं धर्म का नाम लूंगा बार बार। अगर मुझे वर्ग संघर्ष से फायदा हो रहा है तो मैं हर चीज को वर्ग संघर्ष में बांटूंगा। पर सही बात तो ये है कि ये डिफरेंसेस जो हैं वो संस्कृतियों के डिफरेंस हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा मैं एक चेंज मानता हूँ, वो जैसे रामायण है वो एक संस्कृति है, उसको हम खाली कथा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में मैं गया वहां सभी में उसका प्रभाव है। और ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी कुप्रथाएं इंडिया में तो चलो रह गई, और विदेशों में तो वो नहीं पहुंची, इसका मतलब वो लेटर डेवलपमेंट थे। आज हम जकार्ता और उन जगहों में जाते हैं, वहां तो ये अस्पृश्यता नहीं बची, तो वो लेटर डेवलपमेंट है। 1900 से बाद के होंगे डेफिनेटली, पर 1900 से पहले में बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं देखने में आती। एक आपने टिप्पणी करी थी वर्ण संकर की, ये मुझे इस पे कुछ प्रसन्नता भी हुई और एक अजीब सा वो भी लगा, क्योंकि ये कई बार बातचीत के दौरान ये वर्ड आता है। इसका एक सही आकलन ये भी माना जाएगा कि वर्ण संकरता का फर्क ये पड़ता है कि जब पुराने समय में क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को जान देना आता है कि भाई अपने को भूल के, अपने परिवार को भूल के वो देश के लिए जान देगा, जाति के लिए जान देगा। तो अधिकतर ये देखने में आया कि जो वर्ण संकर हैं वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता चुनते हैं। ये आज भी देखा जाएगा।
जो बहुत सारे, सबका मैं नहीं कहता, बट काफी सारे लोग जो कि सॉफ्ट उसको वे को लेते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें इससे बचना चाहिए, लड़ाई हो रही है हमें तो इससे बचना चाहिए। जिस समय हाइफा का युद्ध हुआ, जब जिन दिनों इजराइल से अभी ये हो रहा था, तब ये बताया गया कि भाई जिस समय वो ऊपर आक्रमण के लिए चले तो ये अपनी जो इंडियन फौजें थी वो नीचे से ऊपर चल रही थी और वो पहाड़ पे थे ऊपर। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि तुम वापस आ जाओ, पर वो बोले कि जी वापस नहीं आ सकते हम, हमको गोली छाती पे खानी है, हम पीठ पे गोली नहीं खा सकते। तो ये जो जातिगत जो हैं उनको मैं घमंड नहीं कहूंगा, गौरव वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जातिगत गौरव आज की रेजिमेंटों में भी होता है, वहां भी नाम नमक निशान जो बोला जाता है, उस गौरव और उन चीजों के बिना नहीं लड़ती सेनाएं, कम से कम भारत में। तो जी इन जी चीजों जी पे ये टिप्पणी मैं जरूर करूंगा। विकास, तुम क्या कहोगे? सर मैं आ रहा हूँ इन्हीं सब चीजों पर। जी जी सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिस्कशन जो है करीब करीब अब 1.5 घंटे होने वाले हैं इसमें, तो हमें अपनी बातों को संक्षिप्तीकरण की तरफ भी ले जाना चाहिए। और उससे पहले मैं एक दो बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आप लोगों का कि जो हमारा सार क्या रहा है इस टॉक का, और फिर हम एक दो सवाल ले सकते हैं लोगों से। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर देवेश विजय सर ने काफी चीजों के बारे में बताया, हमें हमारी समझ उत्पन्न की उन्होंने कि समाज में जो कई वर्ण हैं, वर्ग है, जाति हैं, और इनका किस प्रकार से असर होता है और किस प्रकार से जो चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं। अरविंद गुप्ता सर ने हमें जो एक महत्वपूर्ण बात बताई, उन्होंने कहा कि चीजों को, घटनाओं को संस्कृति के दायरे में देखने की अधिक आवश्यकता है, ना कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था या इसकी। तो दोनों की बातों में ही हम ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ हद तक सच्चाई है। लेकिन कुछ प्रश्न सर ने उठाए हैं यहाँ पर, अरविंद सर ने, जैसे कि उन्होंने कहा कि वर्ण संकर जो है, वर्ण संकर जो व्यवस्था है उसमें बीच का स्टैंड लेती है जाति, और ये भी अपने आप में एक नया प्रश्न हुआ। यानी कि जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें सर ने एक सामाजिक नई बहस छेड़ दी कि क्या जो समाज के कुछ वर्ग हैं या जातियां हैं उनकी अपनी विशेषताएं कुछ होती हैं कि नहीं। तो ये एक नया पहलू हो सकता है बातचीत का, जिसको हम आगे कभी चर्चा कर सकते हैं इसके विषय में कि किस प्रकार से जो है समाज के अनेक अनेक वर्गों या जातियों की अपनी विशेषताएं होती है कि नहीं। हालांकि जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो गुप्त काल के समय में हमें काफी सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि वर्ण संकर विवाह काफी हद तक हो रहे थे, जिनकी वजह से नई जातियां, जो सर ने जैसे एक नाम बताया था चांडाल, और बाद के वर्षों में कुछ और भी नई जातियां पंचम वर्ण के नाम से भी जानी गई, और इस तरह की घटनाएं हमने एंशिएंट इंडिया में देखी। तो बहरहाल आज की जो हमारी जो ये वार्ता थी, जिसमें कई सारे मुद्दों को छेड़ा गया, उन पर चर्चाएं हुई, बहुत सी बातें हमें समझ में आई। अरविंद गुप्ता सर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समाजों से जो है तुलना करने की कोशिश की, जापान का उन्होंने उदाहरण दिया। डॉक्टर देवेश विजय ने जो है इतिहास के कई कालखंडों से हमें उदाहरण देने की चेष्टा की, महाभारत से भी उन्होंने उदाहरण दिए। उन्होंने गीता का जो सार है, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व, उससे भी हमें कई सारे उदाहरण दिए। उन्होंने हमें ये बताने की, समझाने की चेष्टा की किस प्रकार से हमारी नैतिक शिक्षाओं में ही इन चीजों को डाल दिया गया। जैसे उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया कि निष्ठा और इस तरह की चीजों को डाल दिया गया। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, डॉक्टर देवेश विजय ने, कि भारतीय समाज में जो विद्रोह के तत्व दिखाई नहीं देते हैं, उसके पीछे जो है एक जो सोची समझी सांस्कृतिक सोच थी, जो इनकलकेट हुई और लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया, उसकी वजह से जो है विद्रोहात्मक रवैया जो है उतना पैदा नहीं हो पाया जितना हिंसक वो यूरोप और दूसरे देशों में रहा, या चाइना में कृषक विद्रोह हुए या दूसरी जगह पे हुए। ये भी बात हमको सर की समझ में आई। लेकिन सर ने और भी कई सारी बातें हमें बताई कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन की वजह से जो है भारतीय समाज में एक रेसिस्टेंस पैदा हुआ किसी नए धर्म के को रोक सकने में, यानी कि लंबे समय तक यहाँ पर ज्यादा नहीं फैल पाया। और सर ने कई और महत्वपूर्ण बातें बताई कि एक समाज में अलगाव होने के बावजूद भी
कहीं ना कहीं एकात्मक भाव था, यानी कि समाज में शोषण था, लेकिन शोषण की गति इतनी तीव्र नहीं, इतनी विद्रोहात्मक इस वजह से वो नहीं हो सकी, हिंसात्मक शोषण नहीं था। हालांकि मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि मानसिक शोषण तो ये अवश्य रहा होगा, लेकिन उसकी समझ ही नहीं थी कि ये मानसिक शोषण है। सर ने एक जो बात बताई हमें कि जैसे कि मैंने भी ये बात उठाई थी कि प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्मों के कर्म और इस तरह की जो बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहा होगा। इतनी सारी बातों को हमने इतने लंबे टाइम पीरियड को भारतीय समाज और संस्कृति के आईने में देखने की कोशिश की, और निश्चित रूप से कुछ सवालों के जवाब हमारे स्टूडेंट्स को और जो श्रोता है उनको मिले होंगे, हमें भी मिले हैं। ये देखिए इतना बड़ा विषय है कि इसकी चर्चा जो है पूरे दिन, कई दिन तक चल सकती है, और ये इतना साधारण नहीं है विषय। लेकिन हमारा जो प्रयास है कि कम से कम बात की जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं। मैंने दोनों वक्ताओं के विचार आपको कम शब्दों में समझा दिए हैं। मैं अपने छात्रों से गुजारिश करूंगा और जो श्रोता सुन रहे हैं, अगर कोई प्रश्न हो आपका तो हम ले सकते हैं, उसके बाद हम 1 या 2 प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम ये वार्ता समाप्त करेंगे। और उससे पहले मैं दोनों ही जो अपने वक्ता हैं उनका आखिरी जो उनका स्टेटमेंट है उस वो भी लूंगा। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप कोई, अगर आपके जहन में कोई सवाल इस विषय से संबंधित या मिलते जुलते कुछ आता है तो आप प्लीज जरूर पूछिए। कृष्णा, मैं देख सकता हूं कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं और कुछ और भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूं। अर्पिता, चंचल, इशिका, काजल, केशव, निधि, आप कुछ भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप दोनों ही वक्ताओं से पूछ सकते हैं। सर मुझे लगता है कि हमारी चर्चा इतनी विस्तृत रही कि लोगों को जो है उनकी जो प्रश्न है उसके कुछ गंभीर विषय है। मैं एक थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए हमें सोचने के लिए। मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, तुमने सवाल बड़ा अच्छा उठाया था कि जो हमारी जो सब टाइटल है उसमें हमने नजरियों की बात की है, राष्ट्रवादी, वामपंथी और उदारवादी नजरिए। ये उदाहरण स्टूडेंट्स को हम लोग की तीनों की बातचीत में बड़ा अच्छा मिल रहा हो। अरविंद कुछ हद तक राष्ट्रवादी नजरिए के हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो हमारी जो परंपराएं हैं उनको, उनके गौरव को बहुत महत्व देते हैं। मेरा नजरिया उदारवादी है। मैं व्यक्ति की स्वाधीनता को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और व्याख्या में संस्कृति का महत्व है, लेकिन संस्कृति में सब कुछ अच्छा है या ज्यादातर अच्छा है या उसकी कमियों को हम थोड़ा सा वाइट वॉश करें, इससे मैं बहुत परहेज करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि विकास कुछ हद तक लेफ्ट ऑफ सेंटर है थोड़े से वामपंथी है। तो स्टूडेंट्स को तीनों जायके मिल गए आज की बातचीत में, इन नजरियों की हमने बात की है और ऐसा ही होना चाहिए। सम्मान के साथ हम एक दूसरे के नजरियों को सुने, तभी तो ज्ञान का वर्धन होगा। तो यही हम लोग बार बार हिस्ट्री में पढ़ाते भी हैं कि भाई इस हिस्टोरिकल स्कूल का ये नजरिया है, हिस्टोरिकल, उससे हमारी व्याख्याएं और समझ और समृद्ध बनती है। और एक दूसरे को हमें डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान से सुनना चाहिए और अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा ये नजरिया है। जी जी सर, इसमें एक लास्ट बात में जोड़ना चाहता हूँ कि विचारधाराओं के प्रकाश में सच बोलने से हमें नहीं डरना चाहिए। अगर हम किसी विशेष विचारधारा से मुतासिर हैं, उससे प्रभावित हैं, बहुत अच्छा, उसके बावजूद भी हमें सच बोलना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, लेकिन सच जरूर बोलना चाहिए। उसके लिए तो अंगद बन जाना चाहिए, चाहे अपना नुकसान हो जाए। स्कॉलर का काम यही है। तो सर मैं आप लोगों को कोई लास्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, हेलो, हाँ बस मैं स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि भारतीय पद्धति ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को पुराने जो इतना भी बुक्स हैं उस हिसाब से पढ़ते रहते हैं। पर मैंने सिंगापुर में ये देखा कि जब वो किसी भी प्रोजेक्ट को देते हैं, जैसे देवेश ने बताया कि भाई हम आज उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा जो कि जिनके बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ, जिनके बारे में क्वेश्चंस ही नहीं उठाए गए। तो इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा
कि सिंगापुर में जब भी कोई किसी को चैप्टर दिया गया या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद उनको बोला जाता है कि आप इस पर अपना विचार दें, और वो विचार इतना ज्यादा उसमें उनका फोकस होता है टीचर्स का कि अगर आपने कहीं से एक लाइन भी ऐसा उठा के रख दी तो आपका वो असाइनमेंट बेकार हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें इसमें आपकी सोच चाहिए, जो लोगों ने लिखा उन्होंने अपनी बातें कही, बट यू शुड बी एबल टू डिराइव योर से, जिसको देवेश और विकास दोनों ही बोल रहे हैं कि इस टाइप के कई बार क्या होता है कि इस टाइप के डिस्कशंस में हमें लगता है कि यार कोई ऐसा फोकस नहीं है, फलाने चैप्टर के बारे में तो कुछ नहीं आया, इसमें तो कुछ नहीं आया। तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट दैट, हिस्ट्री इज अबाउट लर्निंग योर पास्ट एंड फाइंडिंग सम डेरिवेशंस आउट ऑफ इट। थैंक यू। हमारे साथ एक थैंक यू सर। विदुषी और कवयित्री हैं अंजू अग्रवाल, अगर वो भी जुड़ी हुई हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें हमें बहुत खुशी होगी। अंजू मैम प्लीज कुछ। आपको अनम्यूट करना होगा। जी शायद सर वो जुड़ी भी नहीं, आप तो उन तक आवाज नहीं आ रही हमारी। हाँ, शायद कनेक्शन टूट गया। जी सर, तो ये सर कुछ बातें हम लोगों ने की, मुझे लगता है कि क्योंकि समय सीमा भी काफी हद तक बढ़ चुकी है सर, तो हमें समापन करते हैं, इसको समापन करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से सभी श्रोताओं से का धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर आए और उन्होंने इतना लंबा समय दिया। मैं आपको सर बताता चलूं कि 25 लोग लगभग हमारे साथ जुड़े रहे, अभी 21 हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग है। और उन लोगों ने, काफी लोगों ने पूरा का पूरा सुना, कुछ लोग बीच में जुड़े। तो हमारा लब्बे लुआब यही है, ये इन्स एंड आउट्स यही है कि इस तरह की चर्चाएं जो हैं जारी रहनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ सार्थक नहीं मिलता, लेकिन कुछ सार्थक हमें जरूर हमेशा इन वार्ताओं से मिलता रहेगा। और मैं डॉक्टर देवेश विजय का बहुत आभारी हूं कि सर ने जो है समय निकाला। मिस्टर अरविंद गुप्ता सर बिजी थे अपने पर्सनल काम से, बड़े मैं देख रहा था उन्हें कैमरे पर कि कार से कहीं जा रहे थे, उसके बावजूद भी बड़ी जल्दी से उन्होंने सेटअप लगाया और हमसे जुड़े रहे। तो उनके भी हम विशेष आभारी, आप सभी श्रोताओं के विशेष आभारी। और इसी प्रकार से हमसे जुड़ते रहिए और हमें सिखाते रहिए और हमसे कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू विकास, थैंक यू अरविंद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सी यू।